नमस्कार सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये लाइव फ़ोन इन है। आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। इससे पहले कि हम आज के विषय पर बातचीत शुरू करें, आपका तारुफ करवा दें, परिचय करवा दें जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर विनोद, नमस्कार, और साथ में हैं डॉक्टर अश्विनी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनोद, आप तो पहले केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अश्विनी जी अब आप हैं। तो डॉक्टर साहब आज हम आलू के विषय में बातचीत करना चाहेंगे। तो आलू के बारे में जैसे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उनमें आजकल खुदाई का काम चल रहा है। तो डॉक्टर विनोद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खुदाई से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? किसान भाइयों, आलू की खुदाई से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो ये है कि आलू की खुदाई से 15-20 दिन पहले डंठल काटना जरूरी है, जिससे जो है वो आलू का छिलका मजबूत हो जाता है। और दूसरा कि डंठल काटने से एक सप्ताह पहले जो है, अगर आपका सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधा अगर आपके खेत में है तो सिंचाई कृपया बंद कर दें, ताकि खुदाई के समय जो है वो उपयुक्त नमी जो है वो बनी रहे, जिससे आलू खोदने में जो है वो आसानी होती है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जैसे डंठल काटने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि डंठल काटना बहुत आवश्यक है। जी जी। इसका एक नहीं कई फ़ायदे हैं। जी जी। तो जैसा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि छिलका, खुदाई के समय आलू का जो छिलका है वो मजबूत हो जाता है, जिससे आगे भंडारण में नुकसान या सड़न कम होती है। लेकिन इसके अलावा जो है आपका जो और बड़े फ़ायदे हैं कि जो आलू का आकार है वो बहुत बड़ा नहीं जाता। अच्छा। और इसका ये फ़ायदा रहता है कि ऐसे बहुत बड़े आकार वाले आलू जो हैं वो कहीं भी पसंद नहीं किए जाते। जी जी। और दूसरा, जब आलू का आकार बड़ा नहीं होगा तो वो आलू फटते भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आलू आपको फटे हुए से मिलते हैं। जी, तो ये जो समस्या फटने की है ये भी आलू के आकार से संबंधित है। तो जब आप समय रहते जितना आकार आपको चाहिए उस पर डंठल काट देंगे तो आपका आकार वहीं पे सीमित रह जाएगा और आलू के फटने की समस्या कम हो जाएगी। आपको एक आकार के ज़्यादा आलू मिलेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, जैसे ये एक बीमारी पिछेता झुलसा का बड़ा प्रकोप रहता है। जी जी। हाँ। तो जैसे डंठल काटने की हम बात कर रहे हैं, तो पिछेता झुलसा से ग्रसित जो पौधे होते हैं तो वो उनमें भी क्या डंठल काटना ठीक रहता है? किसान भाइयों, उसमें तो डंठल काटना और भी ज़रूरी है। अच्छा। कई किसान भाइयों से हम मिलते हैं तो वो बोलते हैं क्योंकि हमारे जो डंठल हैं, जो ऊपर के हाम्स हैं, वो तो बीमारी से मर गए, तो काटना जरूरी नहीं है। लेकिन उनका काटना और भी जरूरी इसलिए है क्योंकि वो एक रोग से जो है, पिछेता झुलसा रोग से जो है वो खराब हुए हैं। तो उसमें जीवाणु होते हैं, उसके कीटाणु जो हैं वो उन डंठलों में होते हैं, तो उनको जो है वो जरूर काटना चाहिए। बिल्कुल मतलब ज़मीन की सतह से लगते हुए उसको काटें और कृपया उसको जो है वो कहीं दूर गड्ढे में दबा दें। नहीं तो अगर नहीं काटेंगे तो रोग जो है वो आलू के कंधों तक पहुंच जाएगा, नीचे ज़मीन में पहुंच जाएगा, और एक तो उनकी फिर सड़ने की संभावना हो जाती है। और अगर सड़े भी ना तो अगर उस बीज को, उस आलू को अगर अगले साल लगाएंगे तो बहुत जल्दी जो है वो पिछेता झुलसा की बीमारी जो है उस फसल में आ जाएगी। इसलिए अगर रोग से ग्रस्त भी हैं, पूरी तरह वो सड़ भी गए हैं, तो भी जो है वो उनको जो है वो काट के जो है वो कहीं दूर गड्ढे में दबाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बीमारी का खतरा फिर कम हो जाता है? कम हो जाता है अगले साल फिर। जी डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, डंठल काटने की तो हम बात कर रहे हैं, पर तरीका बता दो कैसे काटनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, वैसे तो हिमाचल के अंदर जो है छोटे या सीमित ही किसान हैं जिनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जो फसल में लगाते हैं वो बहुत ही सीमित ही रहता है। जी। तो इस स्थिति में तो दराटी से ही ज़्यादा करके लोग जो हैं वो
काटते अच्छा, हैं। ठीक। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दराटी से जब भी डंठल काटते हैं तो उनको पूरा ज़मीनी सतह के ऊपर काटे। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ। बीमारी से ग्रसित जो है। हाँ, तो सतह के ऊपर, भूमि की सतह पे काटे। अच्छा। उससे ये होता है कि दोबारा से जो नई जो ग्रोथ है, नई जो शूट, नए जो पत्ते आते हैं वो नहीं आते, कम आते हैं। जी जी जी। और दूसरा तरीका, फिर अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, आलू की फसल बहुत ज़्यादा एरिया में लगाई हुई है और जो लेबर की समस्या है, लेबर आजकल पता है मिलती कम है, जी। तो आप जो है वो रासायनिक विधि भी एक है कि उससे आप जो अपने डंठल हैं उनको सुखा सकते हैं। अच्छा जी। और उसके लिए जो रसायन है वो है ग्रेमोक्सोन। अच्छा जी। तो ग्रेमोक्सोन लेकर आप 200 मिलीलीटर जो है वो 1 बीघा के लिए काफ़ी है। और उसको 200 मिलीलीटर को आप 80 लीटर पानी में उसका घोल बना के छिड़काव करें। लेकिन ये ज़रूर देखें कि छिड़काव उस दिन करें जब मौसम सूखा हो, धूप वाले दिन करें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन छिड़काव से पहले एक सावधानी आपको ये लेनी है कि आपने देखा होगा कि कुछ आलू के कंद जो हैं वो मेड़ों से, मिट्टी से बाहर नज़र आते हैं, उनको वो ज़रूर पहले ढक दें। अच्छा। छिड़काव से पहले उनको मिट्टी से ढक दें जो ताकि दिख रहे उनके हैं ऊपर कोई ऐसा विपरीत प्रभाव जो है वो रसायन का ना आए और वो आगे किसी को खाने में ना जी, नुकसान पहुंचाए। जी दोस्तों। तो ये 200 मिलीलीटर ग्रेमोक्सोन जो है 80 लीटर पानी में मिलाकर 1 बीघा के लिए काफ़ी है। और इसको आप सूखे मौसम में करेंगे तो बहुत जल्दी जो है 2-4 दिनों में आपके जो डंठल हैं वो सूख जाएंगे। तो उसमें उनको फिर काटना और उठाना आसान हो जाता है, तो जल्दी हो जाता है कार्य। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर विनोद, हम ये जानना चाहेंगे कि खुदाई के वक्त, खुदाई के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? खुदाई के वक्त किसानों को 3-4 सावधानियां रखना जरूरी है। एक तो ये है कि सितंबर अक्टूबर में हर हालत में आलू की खुदाई कर लें। ठीक। क्योंकि इसके बाद जो है वो ठंड का मौसम है और उससे जो है आलू के खराब होने के जो चांसेज हैं वो बढ़ अच्छा। जाते हैं। जी जी जी। दूसरा ये है कि फसल को कच्चा ना खोदें। बीच बीच में जो है वो थोड़ा सा आप सैंपल लेके जो है वो आलू को देख लें कि अगर अंगूठे की रगड़ से अच्छा जी। जो है वो छिलका उतर रहा है तो समझ लो कि आपका आलू अभी जो है वो खुदाई लायक हुआ नहीं है। ठीक। तो उसका थोड़ा सा जो है वो आप इंतजार कर सकते हैं। अंगूठे की रगड़ से आलू का छिलका जो है वो आसानी से नहीं निकलना चाहिए। जी जी जी। हाँ। तीसरी सावधानी ये है कि नमी जो है वो उपयुक्त होनी चाहिए खुदाई के समय, ना ज़्यादा गीला हो ना सूखा हो। हैं तो अगर वो जो है वो बीच जैसे की पोजीशन होगी तो जो है आलू निकालना जो है वो आसान रहेगा। ठीक। एक सावधानी और ये बरतनी है कि रोज के खोदे हुए आलू को रोज सुखा लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, छाया में जो है वो आलू को सुखा लें। और अगर किसी कारणवश कोई आपके पास इमरजेंसी है, अगर उस दिन अगर आप उसको ना सुखा सकें तो अगले दिन तो उसको जो है वो हर हालत में सुखाना है। जी। और जब आप आलू को सुखाएंगे तो उसकी थोड़ी सी ना छटाई कर लें। अगर कोई कटे फटे या फिर जो है वो रोगग्रस्त अगर कोई कंद हैं तो उनको जो है वो निकाल के अलग कर लें, ताकि जो बाकी जो आपकी जो पैदावार है, बाकी जो आपका आलू हैं वो उससे जो है वो प्रभावित ना हो, तो उसका जो रोग का जो दुष्प्रभाव है वो स्वस्थ आलू में ना पड़े। तो इन 4-5 चीज़ों का जो बातों का जो ध्यान रखना चाहिए खुदाई के समय। ठीक डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बाद में किन किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, तो जैसे डॉक्टर विनोद ने कहा कि जो रोज़ के खोदे हुए आलू हैं वो रोज़ के रोज़ आपको छायादार और हवादार जगह में रखने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में उनका सॉर्टिंग करना है, जो गला हुआ, सड़ा हुआ या गला हुआ है या कटा हुआ है उसको अलग करना है। अच्छा अच्छा। उसको करते करते फिर आपको इनको फिर एक ढेर बनाते जाना है, रोज़ की रोज़ जो खोदा हुआ है अच्छा जी। इनको एक ढेर का रूप देना है। ठीक। लेकिन इस ढेर में जो ढेर लगाना है इसकी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर से ऊंची नहीं ले जानी है। अच्छा, जो ढेर है। हाँ। अच्छा। ज़्यादा ऊंचा ढेर बनाएंगे तो फिर उसमें आलू के सड़ने की संभावना हो जाती है। ये ढेर में रखने का फ़ायदा ये है कि इसमें छिलका जो है आलू का और ज़्यादा मजबूत होता है, जिसको हम क्योरिंग भी कहते हैं। जी जी जी। तो ये आगे उसको और ज़्यादा लंबे समय तक भंडारण करने में सहायक होता है। अच्छा। तो ये इसके लिए आपको है कि रोज़ का रोज़ पहले तो छाया में रखें, फिर उसको आगे ढेर में बदलते और वो भी 1.5 मीटर से ऊपर 1.5 मीटर से ऊपर ना ले जाएं और 3 से 4 मीटर लंबा ढेर लगाएं। अच्छा। इससे वैसे तो लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इतना ठीक रहता है, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए ठीक रहता है। अच्छा, ऊंचा 1.5 मीटर रखें इससे, और वैसे फैलाव जो है उसका 3-4 मीटर हो सकता है। हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब,
जो सब क्योरिंग की बात की, जैसे उन्होंने चमड़ी के, वैसे तो डंठल से भी काफ़ी फर्क पड़ता है, आपने बताया क्योरिंग से और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जी। तो ये जो सब अगर मैं बात करूं कि ग्रेडिंग की या वर्गीकरण की बात करते हैं हम, जी जी, तो उसका क्या महत्व है? पहले तो ये बता दीजिए कि करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जो वर्गीकरण ग्रेडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है जी। कई किसान भाई क्या करते हैं कि आलू खोदा, बोरी में भरा, छोटा बड़ा, मतलब उसमें ग्रेडिंग किए बिना जो है वो मार्केट में चले जाते हैं। जी जी। तो जब उस प्रोड्यूस का जो है वो बोली लगती है मंडी में, तो देखेंगे क्योंकि वो उसका यूनिफॉर्म साइज नहीं होता है, तो उसका रेट जो है वो बहुत कम मिलता है, मतलब क्योंकि वो उसकी लुक ही अच्छी नहीं है आपको कि हर एक ग्रेड का आलू जो है वो उसी जो है वो ढेर में है। जी जी। तो किसान भाई जो हैं वो आलू को अच्छी तरह से सुखाने के बाद जो है उसका वर्गीकरण, उसके 4-5 ग्रेड अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। जी जी जी। तो ग्रेडिंग के लिए जैसे जो है वो 25 ग्राम तक का आलू, 25 से 50 ग्राम का आलू, 50 से 75, 75 से 100 और 100 ग्राम से ऊपर लग। बिल्कुल। तो हाँ, तो अलग अलग अगर ग्रेडेड प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगता है और उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा, मतलब वर्गीकरण करना बेहतर रहता है। बेहतर है, ये मार्केटिंग एक अट्रैक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ। और वैसे भी एक आकार के, एक तरह के आलू होंगे तो आसानी रहती है जी। हाँ, इसके लिए भी जो है कि मार्केट में बेचने के लिए भी, और अगर आपने बीज के लिए भी रखना है आलू, तो भी जो है वो ग्रेडेड प्रोड्यूस ही रखते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बीज की बात की है अभी डॉक्टर साहब ने, तो अगर बीज के लिए आलू रखने हैं तो उपचार करना पड़ता है डॉक्टर साहब, तो उपचार बीज आलू के लिए कैसे करें जी डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि आलू की खेती या तो भोज्य आलू के लिए होती है या बीज के लिए होती है। हाँ जी। लेकिन ये जो क्षेत्र अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर आजकल खुदाई का कार्य चल रहा है, ये बीज आलू के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ के किसानों द्वारा उगाया हुआ आलू गुणवत्ता युक्त माना जाता है, और जो निचले क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्र के जो लोग किसान हैं वो उन आलूओं को अपने बीज के लिए खरीदते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लाते हैं। अच्छा जी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने आलू बीज के लिए बेचना है या रखना है, जी जी जी, उसी का उपचार करना है। जो खाने के लिए देना है या भोज्य पर्पज के लिए है, वो उसको उपचार नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो जो बीज के लिए आपने देना है किसी भी किसानों को जो निचले क्षेत्र के हैं या आसपास के हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो वर्गीकरण कर लिया, उसके बाद आपको साफ पानी में धोने हैं आलू। साफ पानी में धोने के बाद आपको जो है बोरिक एसिड आता है जी, कमर्शियल ग्रेड का, तो उसका घोल बना के रखना है 3% के हिसाब से। 3% बोरिक एसिड का मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम बोरिक एसिड 1 लीटर पानी के हिसाब से आपने घोल बनाना है। और जैसे 60-70 लीटर की ट्रे में घोल लिया, अच्छा, और उसके अंदर फिर आपने धुले हुए आलूओं को उसके अंदर डुबो के रखना है जी जी, और कम से कम 25 से 30 मिनट डुबो के रखना है। उसके बाद फिर निकाल के निथारना है, फिर उनको छायादार हवादार जगह में फैला के सुखाना है, और सुखाने के बाद उनको आपने बोरी में पैक करना है, और उस बोरी के ऊपर जहर उपचारित जरूर लिखना है लाल रंग से, क्योंकि कहीं गलती से भी ना वो कहीं खाने के चला जाए। तो इस तरीके से आपको इसका उपचार करना आवश्यक है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो आलू ये मिट्टी में पैदा होते हैं जी, अगर आप धोएंगे नहीं और उपचार नहीं करेंगे तो इस मिट्टी के साथ कई मिट्टी जनित रोग जो हैं वो जाने की संभावना है। और मिट्टी जनित के साथ साथ कुछ कंद जनित जो आलू के ऊपर भी रोग चिपके रहते हैं, जैसे काली रूसी है, साधारण खुरुंड है, चूर्णी खुरुंड है जी जी जी, जिसको कॉमन स्कैब, पोट्री स्कैब के नाम से जानते हैं। काले काले धब्बे लगे थे जैसे कि गोबर की खाद चिपकी हुई है, जिसको ब्लैक स्कर्व कहते हैं। तो ये सब रोग जो हैं ये उससे फिर आगे फैलने में रुक जाते हैं ट्रीट करके। तो अन्यथा अगर ऐसे ही आप बिना उपचार किए हुए आलू आगे देंगे तो ये नए क्षेत्र में इन रोगों का फैलना शुरू हो जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है। जैसे ये जो घोल की बात की ना आपने, ये जैसे कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि उपचार से पहले आपको साफ पानी में आलूओं को धोना है, और अगर आपके आलू पहले ही साफ हैं, मिट्टी उनके साथ नहीं चिपकी हुई है, तो आप उसी घोल को 20 बार प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप 20 बार उनमें आलू डुबो सकते हैं कम से कम। तो 20 बार तक वो काम कर देगा, वो काम करेगा, वो इफेक्टिव रहेगा। जी 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 डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, ये उपचार की हम बात कर रहे हैं, जैसे
ट्रीटमेंट की, तो उस वक्त भी कोई सावधानियां रखनी चाहिए, किन्हीं खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है? 5-6 बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। एक जी। तो जो आदमी उपचार कर रहा है जी। वो ग्लव्स वगैरह पहन ले। अच्छा। हाँ, और अगर उसके कहीं हाथ पाँव में कहीं जो है चोट है, जी जी जी। कहीं जख्म है, हाँ जी हाँ जी। तो कृपया वो उपचार में भाग ना ले। और जो केमिकल है जिससे आप उपचार करते हैं, जैसे बोरिक एसिड है जैसे, तो उसको जो है वो बच्चों की और जानवरों की पहुंच से दूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और तीसरी बात ये है कि जो भी बाल्टी टब वगैरह जो हैं वो आपने जो है वो इस्तेमाल किया है उपचार में, तो उसको जो किसी दूसरे काम के लिए जो है वो उसका इस्तेमाल ना करें, उसको संभाल के रखें और अगले साल उसी काम के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने जो है वो उपचार किया है तो उस दौरान तो खाएं नहीं, और हाथ जो है वो अच्छे ढंग से धो लें। हाँ जी हाँ जी। कोई भी चीज़ खाने से पहले। तो इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लिख के भी लगा दें ताकि गलती से भी कोई आदमी, नहीं वो तो आलुओं की बात है ना, वो तो आलुओं की बात नहीं है। नहीं, वैसे भी जैसे वो भी सावधानी है कि भी जो ट्रीटेड हैं हाँ, उनको कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातों का ध्यान रखना वाकई ज़रूरी है। अच्छा, एक मैं ये भी पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि हम जैसे भंडारिती करना है अब हमें, तो उसमें कैसे करें? भंडारण के लिए क्या कैसी विधि अपनानी चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में भंडारण कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जी। इसके लिए कुदरत ने हिमाचल के ऊंची जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इनको पहले ही इससे नवाजा है कि जैसे ही हमारे आलू की खुदाई होती है उसके बाद शीत ऋतु शुरू हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, ठंड हो जाती है। तो आलूओं का जो एक भंडारण है, एक सफल भंडारण है, उसको कम तापमान पे भंडारण करना होता है हमारे को, ताकि वो लंबे समय तक ठीक रह सके। जी। क्योंकि आलू के अंदर 80% तो पानी है। हाँ जी। अगर ये ज़्यादा तापमान पे इसको भंडारित करेंगे तो बहुत जल्दी सिकुड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इनका भंडारण जो है वो कम से कम 2 से 4 डिग्री, जो ये बीज वाले आलू हैं, बीज वाले जो आलू हैं इनका तापमान इनके लिए 2 से 4 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ अक्टूबर में खुदाई होती है तो उसके बाद तापमान अपने आप गिरने लग जाता है, और गिरते गिरते जब बर्फ गिरने का समय आता है तब तो ये 0-1 तक पहुंचने की संभावना हो जाती है कई जगह। जी जी। तो हमें तो उल्टा इनको बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान से बचाना पड़ता है, नहीं तो उसमें चिलिंग इंजरी होने की संभावना होती है। अच्छा। तो ऐसा है कि किसान भाई भंडारण करने के लिए इन बोरियों को, जिसमें उन्होंने आलू जहर उपचारित करके रखा है, बीज आलुओं को अपने किसी भी छायादार और कमरे में अंधेरे में रखें। अच्छा। ठीक है। और फरवरी तक आप आराम से इसको, मार्च तक जो है वो भंडारित कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरे हैं, जो भोजे आलू हैं, खाने वाले आलू हैं, उनको भी आप बोरी में रख सकते हैं, जितने जब चाहिए निकाल लिया। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भंडारण की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो क्योंकि लगाने से पहले वो जो अंकुर होते हैं, तो क्या भंडारण के समय भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अंकुर ठीक बने या बारीक ना हो या लंबे ना हो जाएं? तो उस वक्त कोई रोशनी का कोई फ़र्क पड़ता है भंडारण में? जैसे कई बार ये होता है कि अगर प्रकाश आ रहा है तो कई बार ऐसा भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसा होता है जी। कि ये एक समय अवधि होती है जिसमें आलू के अंकुर नहीं फूटते हैं। लगभग 2 महीना 2.5 महीने की अवधि होती है जिसमें अंकुर नहीं फूटते हैं। कई बार ऐसा बीज के लिए लोग लगाते हैं तो बड़े लंबे अंकुर होते हैं। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद तापमान बढ़ना शुरू होता है और अगर आपके आलू बोरी के अंदर ही पड़े रहेंगे और अंधेरे उसमें रहेंगे, जी, तो वो अंकुर जो है वो लंबा होता जाएगा। वो इवन बोरी से बाहर भी दिखने लगेंगे, पीले पीले अंकुर बाहर को भी निकले हुए नजर आने लगेंगे। तो ये तो विधि जो है वो गलत है। लेकिन अगर आपने वो आलू बीज के लिए रखने हैं, लगाने हैं, तो उनको जो है आपको जैसे ही उनमें आंख फूटने लगती हैं, छोटा छोटा अंकुर निकलने लगता है, तो आपको उनको बोरे से निकाल करके हवादार और
छायादार जिसमें मतलब विस्तृत रोशनी आ रही है, डिफ्यूज लाइट आती हो, वैसे सीधा सूर्य की रोशनी ना पड़े, सूर्य सीधी धूप ना पड़े, अच्छा, उसमें फैला के रखना है। जी जी, वही उससे ये होता है, हाँ, उससे रोशनी का भी फर्क पड़ जाता उससे है। ये होता है कि आपके जो अंकुर हैं वो लंबे नहीं होंगे लेकिन मजबूत हो जाएंगे, वो टूटेंगे भी नहीं। जब आप उनको खेत में ले जाने के लिए टोकरे में भरेंगे या कैसे भी भरेंगे तो वो अंकुर साथ में रहेंगे, और उनका आलू के कंद के साथ रहना बहुत आवश्यक है। जी जी, उससे जो है जल्दी जो है फसल उगती है, उग के बाहर आती है, अच्छा, अच्छा। जमाव जल्दी होता है। अच्छा, जी जी नहीं, मैं डॉक्टर साहब को पूछ रहा था, डॉक्टर साहब एक वो हमने सुना है ब्लाइंड कहते हैं, वो ब्लाइंड क्या कहते हैं कि ब्लाइंड आलू है, वो क्या? ब्लाइंड आलू ऐसा है कि वो उन आलूओं में अंकुर नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, कई बार उनमें अंकुर नहीं होता, और कई बार अगर अंकुर हो भी तो बिल्कुल वो मतलब ना हेयरी स्प्राउट बोलते हैं हम उसको, अच्छा जी, अच्छा बाल की इधर अंकुर होते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया ऐसे आलूओं को जो है वो खेत में ना लगाएं, जी जी, क्योंकि उससे जो है ना वो पौधा नहीं बनेगा और अननेसेसरी वो जगह ऑक्यूपाई करेगा और उस जगह में जो घास ही उगेगी। जी जी जी, तो जो ब्लाइंड अगर ट्यूबर है और हेयरी स्प्राउट वाला ट्यूबर है, उसे जो है वो खेत में नहीं लगाना चाहिए। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कोई विशेष सुझाव देना चाहते हैं कि ओवरऑल आप समझते हैं कि भाई क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, वही है। देखिए आजकल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खुदाई के समय बहुत गीली मिट्टी भी ना हो, लेकिन आजकल लगातार बारिशें होती हैं, किसान को अच्छा उसका भाव मंडी में मिल रहा है। किसान क्या करता है कि उसको गीले में भी खोदता है, घर में भी रखता है लाके। जी जी जी, यहाँ की मिट्टी जो है वो ज़्यादा करके कले ये चिकनी सी हैं, अच्छा, वो चिपकी रहती है आलू के साथ। जी जी, तो अंदर वो अगर पछेता झुलसा रोग से ग्रसित थे या उसमें कोई ना कोई दूसरा रोग था तो वो नजर ही नहीं आता है कि वो आलू ग्रसित था या वो स्वस्थ है या रोगी है। अच्छा 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 अच्छा, तो उसमें दोनों को नुकसान होता है। जी। जो किसान निकाल के लाता है, हाँ जी हाँ जी, अगर वो ढेर में रखेगा तो बाकी आलूओं को सड़ाएगा। हाँ जी हाँ जी, दूसरा जो आदमी खरीदेगा उसको तो चिकनी मिट्टी के अंदर वो उसको भी नजर नहीं आएगा। वो जब घर जाके धो के उसको खाने के लिए प्रयोग करने लगेगा तो उसको लगेगा तो सड़े हुए आलू में ले आया। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो मेरा एक ही ये निवेदन है किसान भाइयों से कि बहुत ही गीली मिट्टी में ना खुदाई करें, उससे नुकसान सब तरफ है। मिट्टी भी बाहर जाती है फिर से और आलूओं को सड़ने की संभावना भी जाती है। जब तक आपने उनको मंडी तक पहुंचाना है तो भी सड़ेंगे, जो बेचारा खरीद के ले जाएगा वो भी नुकसान में रहेगा। जी, तो ये सावधानी बरतनी बड़ी आवश्यक है, जी। ये अच्छा मैं कहना चाहूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात और पूछनी थी कि जैसे मैदानी इलाकों में भी होता है, पहाड़ी इलाकों में भी जैसे भंडारित करते हैं बीज जी, के जी, लिए, जी। अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि मैदानी इलाके से हम पहाड़ी इलाके में लगाना चाहते हैं या पहाड़ी इलाके का बीज मैदानी में, तब कुछ किया जा सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं समझा नहीं आपको। मेरा मतलब है कि पहाड़ी आलू है, जैसे मौसम अलग रहता है, पहाड़ी बीज है, अब कोई मैदानी इलाके में लगाना चाहता है तो समय का फर्क पड़ जाता है काफ़ी, और वैसे ही मैदानी इलाकों में होता है। देखिए सीधी सी बात यह है कि पहाड़ का आलू सितंबर में निकल रहा है, जी मैदानी क्षेत्र में आलू अक्टूबर में लगना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 2-2.5 महीना अंकुर आने में लग जाते जाएंगे, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एकदम लगाने योग्य नहीं है। हाँ अगर आप यहाँ का आलू ले जाएंगे तो वो मैदानी इलाके में जाके कहीं जनवरी शुरू में जाके वो लगाने योग्य होगा, तब बिल्कुल, जाके बिल्कुल। उसमें अंकुर आएंगे। जी, जी, उससे जी। पहले तो वो लगाने योग्य मैं वही रहेगा। कह आप रहा हूँ खेत कि- में डाल भी देंगे तो वो उगेगा नहीं, हाँ। लेट उगेगा। जी 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 जी, कोई बीच में उगेगा, कोई नहीं उगेगा, तो बहुत इरेगुलर सा रहेगा। जी। ऐसा ही किस्सा जो है वो मैदान वाले आलू का है। मैदान वाला आलू जो है बिल्कुल, फरवरी समय का बहुत फर्क है, वही मैं कह तो रहा हूँ। फरवरी मार्च में निकलता है, जी, तो जी। मार्च अप्रैल में यहाँ लगता है। जी, जी। तो वो भी जो है 2 महीने के लिए जो है वो इंतजार करना पड़ेगा, तो वो उसमें थोड़ी सी समस्या रहती और है। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ जी जी, कि कई बार जो है वो मैदानी इलाकों के लिए और पहाड़ी इलाकों के लिए किस्में भी अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो हमारे पास कुछ एक वैरायटीज ऐसी हैं, किस्में ऐसी हैं जी कि जो मैदानी इलाकों में तो वो भरपूर फसल देती हैं। हाँ जी, हाँ इवन जो है वो 400 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उपज देती जी हैं। जी, मैं लेकिन मैदान में जितना आप उसका बीज लगाएंगे उतना भी आपको पैदावार नहीं होगी। जी डॉक्टर विनोद और डॉक्टर अश्विनी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।